अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेजबान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं, अच्छी सेहत में। जनाब, आज के प्रोग्राम में काफी कुछ आपके साथ शेयर करने को है। हैपनिंग एक चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमाम मुसलमानों की जानिब से शदीद और सख्त रिएक्शन सामने आया है। हिंदू इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान का जो गुस्ताखाना बयान सामने आया और टीवी टॉक शो में उन्होंने जिस बदतमीजी से इस्लामोफोबिया के मुतालिक बात की, इस बारे में बहुत सारा बैकलैश अब सामना करना पड़ रहा है और भारतीय हुकूमत इस वक्त किसी प्रेशर में भी दिखाई डेफिनेटली दे रही है। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो नुपुर शर्मा है, आपको मैं जनाब बता दूं कि आप कहती हैं कि आपने कोई गालम गलोच नहीं की किसी मजहब के बारे में, आपने कोई नफरत अंगेज बयान नहीं दिया किसी मजहब के बारे में, और आपने जो कुछ बोला वो आपने पढ़कर बोला। तो मैडम, सबसे पहले तो हम आपको यह जवाब देना चाहेंगे कि ऐसी 100 नहीं 1000 बातें ऐसी हैं जो हम भी पढ़ के, इल्मी किताबें पढ़ के, अपनी मजहबी किताबें पढ़ के आपके बारे में कह सकते हैं, आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके बारे में कह सकते हैं, मगर हमारा जो रिलीजन है वो हमें हरगिज ये नहीं सिखाता और वो हमें बताता है कि और तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा मत कहो ताकि वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा मत कहे। लेकिन शायद ये इल्मी बात आपने नहीं पढ़ी। बहरहाल, हिंदू स्क्रिप्चर की आपने बात की, तो मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि आप यही हिंदू स्क्रिप्चर में जो बहुत सारी किताबें हैं उनमें 100 ऑफ रेफरेंस ऐसे मिलते हैं जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ का नाम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, जहां पे नारा शंसा के नाम से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रिलीजन इस्लाम के मैसेंजर नहीं है बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन है। तो जो बात आप कर रही हैं मैडम कि आपने पढ़कर की, मेरे ख्याल से आपका मुतालिया बहुत ही कम है। आपने सिर्फ शायद एक जुमला पढ़ा, आप सिर्फ शायद एक बात जानती है इस्लाम के बारे में। थोड़ी सी अपनी स्टडी को, थोड़ी सी अपने मुताले को आपको बढ़ाना चाहिए। बहरहाल, हम बात करेंगे कि अरब ममालिक में जो है वो नरेंद्र मोदी के बारे में अब जो है वो एक महाजराई शुरू हो गई है, इंडिया का बायकॉट करने की बातें हो रही हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवाती चलूं हमारे मेहमान का। ब्रिगेडियर महमूद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। अब भारत की जानिब से पूरी मुस्लिम उम्मा जो कंट्रीज हैं वहां पर एक रिएक्शन आ रहा है। अरब ममालिक में भी कूड़े के डब्बों पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई। बायकॉट इंडिया मुहिम का आगाज हो गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है और ये नेचुरल है। मेरे ख्याल में किसी ने इसको प्लान नहीं किया, लेकिन ये जो है इंडिया, ये जो इनका नया कॉन्सेप्ट है जो आरएसएस के थ्रू और बीजेपी के थ्रू या के सामने आ रहा है, ये दुनिया के साथ टक्कर लेने की बात तक जा सकती है और मेरे ख्याल में वो हिंदुओं के लिए शायद मुमकिन नहीं है। इनकी जितनी आबादी है इसके ऊपर ये बहुत मगरूर है, लेकिन ये तो किसी एक, चाहे वो इस्लाम ले लें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी ले लें, चाहे वो कोई दूसरा मज़ाहिब ले लें, उनके बराबर नहीं है। और मेरे ख्याल में उसूलन जो है ये उसके ऊपर कोलिजन कोर्स पे है। मतलब दुनिया के अपने ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इतने तबकाती मसले हैं कि वो जो दुनिया के ह्यूमन राइट जो कि इंसाफ के ऊपर मबनी है। इंडिया में कुछ दिनों पहले एक लोअर कास्ट के हिंदू ने गाड़ी ली थी और दूसरी पार्टी ने जो कि हायर क्लास के थे उन्होंने उसको मार दिया, उसकी गाड़ी भी तोड़ दी, उसको मार दी। यानी उसको ये हक नहीं है कि वो गाड़ी ले, हालांकि वो अपने पैसे से ले रहा है। उनकी इस किस्म की चीजें जो है उनकी सोसाइटी में ये उनकी अपनी पैदा कर रहा है और ये सारी चीजें वो दुनिया के सामने लाएंगे तो मेरे ख्याल में खुद ही शर्मिंदा होंगे। और साथ ही जो है वो कोलिजन कोर्स पे हैं, कोलिजन कोर्स पे होंगे। और मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं कि मज़ाहिब और इस तरह के मज़हब जैसे इस्लाम है जो लेटेस्ट
मजहब है दुनिया में और लेटेस्ट अपडेटेड मजहब है उस लिहाज से ये उसके साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इन्होंने सोचा नहीं है। इनके अपने सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कस हुआ है और उनके रिमार्क मौजूद है कि हिंदू जो है सर मुकाबला करने की कोशिश कैसे करेंगे जब अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है। बहरहाल नूपुर शर्मा और नवीद जंदाल को तो शर्म हासिल करनी चाहिए जो इनके अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर ना हो। अगर जो एक आम हिंदू की अगर बात की जाए और एक आम हिंदू के कॉन्सेप्ट की बात की जाए सो दे बिलीव कि दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गॉड और एक आम हिंदू की जो फिलॉसफी है वो फॉलो करते हैं फिलॉसफी ऑफ पैंथेइज्म, यानी कि अब स्नेक इज गॉड, मून इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, ह्यूमन इज गॉड। जबकि जो हम मुस्लिम्स हैं हमारा तो बिलीफ ये है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, हर चीज खुदा की बनाई हुई है, उसकी तख्लीक करता है। तो मेरे ख्याल से इनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। अच्छा सर मेरा आपसे सवाल ये कि मुस्लिम ममालिक और भारत के दरमियान जो तजारत का हुजम है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब है। ये आप समझते हैं कि अरब ममालिक का भी इस वक्त इम्तिहान है, बायकॉट इंडिया की जो मुहिम चलाई जा रही है इस मुहिम पर बाकायदा जोर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। अगर अरब ममालिक चाहें तो वो भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दरअसल भारत जो है वो इस गलतफहमी में है कि उनके अंदर जो इतनी बड़ी मार्केट है उसको वो इस्तेमाल करती है एज ए ब्लैक मैन अगेंस्ट वर्ल्ड। जो भी वो तिजारत करना चाहते हैं वो कहते हैं वी लूज मार्केट, वी लूज दिस मार्केट, और वो जो है इस मार्केट को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ब्लैकमेलिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स। कब तक जो है ये इस तरह जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में फाइनली यानी एक कंसेप्ट जो बुनियादी तौर पे ये उनका वो जो सवरकार था उसने जो कंसेप्ट इनको दिया है वो किताबें लिखी। उस वक्त गांधी जी ने इनको कहा ये जो आप लिखते रहते हैं ये जो है इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प थिंग्स इन इंडिया। ये उनका आखिरी बात थी। और फिर जो है इस आदमी ने वो लिखा और उसी से यानी वो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है आरएसएस को और आरएसएस आगे जो है उसको कन्वर्ट करती है टू बीजेपी। लेकिन सावरकर को भी आरएसएस ने एक तरीके से कत्ल करवाया। ये भी एक हकीकत है। तो ये जो इनका पूरा कॉन्सेप्ट है ये फॉल्टी है। ये कुछ किसी जगह के ऊपर कॉपी करने की कोशिश करते हैं नाजी जर्मनी को, हिटलर को और उसके कॉन्सेप्ट को और फलाना। तो वो जब फॉल्टी था तो आखिर वो जर्मनी की तबाही पे मुंतज हुआ। उसका आखिर अंजाम जो है वो तबाही थी जर्मनी की थी और जर्मनी अभी तक रिकवर नहीं कर सका है उससे। तो इंडिया जो है इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये खुद अपनी तबाही के रास्ते पे है। कब वो आएगा प्रोबेबली थोड़ा सा इनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस सब कॉन्टिनेंट का जिसका हम भी हिस्सा है उसमें ऐसी कोई तबाही आ जाए। ये जो हिंदू है ये ह्यूमन बीइंग्स है, ये बेचारे गरीब है, ये भूखे हैं। ये जो आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह कोई भूख से नहीं मरेगा, लेकिन हम कहते हैं कि भूख से लोग मरते हैं तो वो इंडिया में एक्चुअली मरते हैं। एक्चुअली वहां पर इस किस्म के हालात। सर आप मुझे मिसाल बता देना। ठीक है, एक हम जो टर्म यूज करते हैं रेसिज्म, दैट एग्जिस्ट। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं तो रेसिज्म होता है नस्ल की, मजहब की बुनियाद पर। लेकिन भारत में जो एक रवैया अपनाया गया है अगेंस्ट माइनॉरिटीज, मेरे ख्याल से इसकी तो पूरी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। आप कहीं पर भी ट्रैवल कर जाएं तो भारत जो है वो अपने मुल्क को, जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो सिर्फ हिंदू रियासत के तौर पर देखना चाहता है। कहां गए माइनॉरिटीज के हकूक, कहां गई वो सारी बातें जिसकी दावे दुनिया भर में जाकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करता है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में एक दुनिया की तंजीम है जो कि पहले इस किस्म के
खौफनाक किस्म की सिचुएशन से पहले दुनिया को वार्न करती रही है। वो लोग जो है उन्होंने अमेरिकन पार्लियामेंट में ये बात कही कि एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी जो है उसकी तरफ हम एडवांस कर रहे हैं, वो इंडिया में होने वाली है। और बेसिकली वो उसकी वजह ये है कि उनकी तमाम मोटिवेशन जो है वो अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड अदर रेसेस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने पढ़ा होगा और ये तमाम वर्ल्ड मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कहा कि हमने रवांडा में पहले ही बता दिया था कि वहाँ क्या होने वाला है, लेकिन दुनिया नहीं जागी। अभी वो कह रहे हैं कि यही चीज इंडिया में होने वाली है और हम आपको बता रहे हैं, इसको अगर रोकना है तो रोक लें। और बाद में जब उनसे एक CNN के प्रोग्राम में पूछा गया कि आप ये समझते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि आपने पार्लियामेंट को बता दिए तो अमेरिकन जो पावर है या जो वो है वो इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? उसने कहा अनफॉर्चुनेटली मुझे नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए कि वो भी अमेरिका भी इंडिया की मार्केट की तरफ देख रहा है, वो भी उनको इस्तेमाल करना चाहता है अगेंस्ट चाइना, वो भी उनको इस्तेमाल करना चाहता है इस रीजन में एज ए प्रॉक्सी। तो इसलिए वो शायद कुछ ना करे, लेकिन हमारा काम उनको वार्न करना था कि एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो है वो आने वाली है। ये जो भी ये कर रहे हैं, ये हिंदू जो इतने ज्यादा तादाद में है, ये जितनी भी माइनॉरिटीज है और बहुत बड़ी माइनॉरिटीज है, यानी उतने माइनॉरिटी के दुनिया में मुल्क मौजूद है। मुसलमानों की तादाद आप देखें ना, ये जो कुछ मोदी सरकार कर रही है ये तो भारत के खुद के अगेंस्ट चला जाएगा ना। आपस में आप जब ग्रुप बंदी कर देंगे, लोगों को लड़वा देंगे आप में, तो कैसे सुकून आएगा? इश्तियाल की कैफियत पैदा होगी। तो चाय बनाने वाला क्या जाने कि मुल्क किस तरह से चलाए जाते हैं। तो भारतीयों तुम लोग भी अपनी जरा आंखें खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मोदी तुम लोगों को भी ले डूबे। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बीजेपी ने हुकूमत से नूरपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को पार्टी से तो निकाल दिया है, OIC का कितना सख्त मौकफ होना चाहिए कि भारत आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में इस तरह की कोई जुर्रत ना करे? दरअसल जी जो आदमी है अनु शर्मा और एक दूसरे जो भी है, उनको सजा किधर है? मतलब पार्टी से निकाल देना तो ऐसी जुबानी कलामी बात है। ये कल परसों फिर पार्टी में शामिल हो और वो अपनी पार्टी में देखे कि कितने अनूप शर्मा और मौजूद है। ये तो कुछ बात कर जाते तो क्लियर हो जाते, लेकिन इस तरह के काफी सारे हैं। उनका ये जो यूपी का वजीर आला है वो कौन है, उसके क्या ख्यालात है, क्या वो बातें करते रहते हैं? इस तरह बहुत सारे लोग हैं। दरअसल ये जो सारा क्लाउड है ये इसके अंदर ये जो है ये तमाम एंटी माइनॉरिटीज के उस कंसेप्ट के ऊपर इनको मोटिवेट किया गया है। ये जो है काफी सारे यंगस्टर्स है जो कि बेनाम है, वो किस तरीके से किसी मुसलमान को, किसी क्रिश्चियन को, किसी बुद्धिस्ट को, किसी और जिसको पकड़ लेते हैं और उसको मार डालते हैं। ये रोज वाकयात हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये जो बुनियादी इनकी फिलॉसफी है या जो कुछ भी है वो गलत है और गलत रास्ते पे है, कोलिजन कोर्सेज में है दुनिया के साथ। दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे बहुत नीचे है ये, और इनको ऊपर आना है। ये जो है के तौर पे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सेगमेंट क्लोज करने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी, जरा गौर फरमाइएगा। भारत के साथ तुर्की की तजारत $7 अरब है। 2017 में पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत बमुश्किल 59 करोड़ 60 लाख 80 हजार डॉलर थी। साल 2017 और 18 की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। भारत और सऊदी अरब की बाहमी तजारत $27.48 अरब रही। गुज़श्ता साल $25.1 अरब से जायद थी। पाकिस्तान सऊदी अरब की दो तरफा तजारत का हुजम सिर्फ $3.6 अरब था। काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। 2017 से 18 में भारत और मलेशिया का जो तजारती हजम है वो $16.93 अरब था, जबकि 2017 में मलेशिया के साथ पाकिस्तान का कुल तजारत सिर्फ $1.27 अरब थी। तो बहरहाल मुस्लिम उम्मा को, मुसलमानों को, मुस्लिम कंट्रीज को, OIC को सख्त वर्डिक्ट, सख्त रवैया और मैसेज देने की जरूरत है, ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया के उन लोगों को जो इस्लामोफोबिया पर बिलीव करते हैं और इसको
को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो कशमकश का शिकार है। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी इस वक्त एक सवालिया निशान बनी हुई है। महंगाई, बिजली का बहरान, आम आदमी का मुफाद, पाकिस्तान का मुफाद और सियासी मुफादात की जो आपस में एक जंग चल रही है, ये सारी बातें, ये सारे तज्जियात अपनी तरफ, लेकिन इस वक्त प्लानिंग क्या है, कैसे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को बेहतर करना है, उसके लिए क्या करना होगा, इस सियासी और मुआशी बहरान के हल के लिए क्या सबको इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, सबका क्या एक पेज पे होना जरूरी नहीं है। इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसका हल निकाला और ग्रैंड डायलॉग की तजवीज पेश की। अब ग्रैंड डायलॉग तो ऑलरेडी 13 जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन इसमें जो रुकावट है या हलल है या हर्डल है या जो चीज मुश्किल दिखाई दे रही है वो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बाकी 13 जमातों का जो इत्तेहाद है उनके साथ डायलॉग कर पाना। क्या हमें इस वक्त मुल्की मुफाद की खातिर मिल बैठ कर इकट्ठे सोचने की, एक होकर सोचने की जरूरत नहीं है? यही सवाल होगा मेरा तमाम सियासी जमातों से। और बात करेंगे इसी के ऊपर आलिया हमजा साहिबा, PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आली साहिबा, थैंक यू सो मच, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। वजीर आजम ने ग्रैंड डायलॉग की तजवीज पेश की है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा होगी? सबसे पहले तो मदिया मैं आपके प्रोग्राम से सुबह सुबह जिस एक चीज का कंडेम करना चाहती हूँ ना, वहां से मैं शुरू करूंगी और फिर आपके नेशनल डायलॉग पर आऊंगी। जिस वक्त इस मुल्क का खून देने वाले, लड़ने वाले, अपने बच्चों को शहीद कराने वाले साबिक फौजियों और गाजियों को जलील करके प्रेस क्लब से निकाला जा रहा था ना, एन उस वक्त मुल्क की अदालतों से सजा याफ्ता खातून जो जमानत पर है उसकी तकरीर दिखाई जा रही थी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मौरिख इस सब चीज को लिखेगा, मौरिख इस हुकूमत के इखलाकी दिवालियापन को भी लिखेगा और मौरिख आज ये भी लिखेगा कि इनके आने के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 200 अरब डूब गए, जो तकरीबन $1 अरब बनते हैं। और इस वक्त जब मैं और आप बात करें तो डॉलर 201 के ऊपर तो मिल ही नहीं रहा, मतलब 205, 206 की भी आप बात करें तो क्या है इस वक्त मुल्क की ये सूरत हाल है। और अब ये आकर जब ये दोनों पार्टियां, क्या 14 पार्टियां इस वक्त इक्तदार में हैं और बारी बारी ये हमें यही कहती है कि माइनस इमरान खान के ऊपर सेटअप हमें काबिल कबूल है, अब ये लोग आकर हमसे वसी डायलॉग की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो मुसल्लत हुए हैं ये यहाँ पर, आलिया जी, बाय चॉइस आए इस इक़्तिदार के अंदर। एक सवाल, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप मुझे बताएं। आप चले, हम अब छोड़ देते हैं, मैं ये बात छोड़ देती हूँ कि मैं इस टाइम टीवी चैनल पे बैठी हूँ, मॉर्निंग शो कर रही हूँ। आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, दो के ये मुश्किल होगा। सिर्फ पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं भी सोचती हूँ और आप भी सोचती हैं कि क्या अब हम माजी में जो डैमेज हुआ, क्या अब हम उसमें पड़े रहे? इल्जामात की सियासत, किसने क्या पाकिस्तान को दिया, किसने कितनी करप्शन की, कौन कितना सजा याफ्ता है, क्या अब हमें माजी से निकलकर मुस्तकबिल के फैसलों के लिए इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है? मैं मलिया इसी बात पर आना चाह रही हूँ जो आप बात कर रही हैं। आप मुझे आप एक बात बताएं, मैं ऐसे पाकिस्तानी सवाल कर रही हूँ, मैं कोई एक्स MNA PTI के स्पोक्स पर्सन ऑफ PTI के बात नहीं करी। मेरा सवाल है कि ये डाकू एक बस्ती को लूट कर उजाड़ दिया इन्होंने, सोचे वो बस्ती पाकिस्तान है, और फिर पाकिस्तानियों को ये आकर कह रहे हैं आए तुम्हारे साथ बैठकर हम इन मुश्किलात का हल निकालते हैं। तुम्हारी लूट से ही तो हमारा पाकिस्तान उजड़ा है, इन्हीं की चोर उचक्की, इनके जो इन्होंने एवन फील्ड सरे महल बनाया, उन्होंने ही तो इस पाकिस्तान को लूटा है। अगर इन्होंने ग्रैंड डायलॉग करना है तो अपनी दौलतें जो अवाम से लूट कर लेकर गए हैं, वो करप्शन का पैसा जो मेरे पाकिस्तानी अवाम की अमानत है, उसको तो वापस लाएं। फिर आप मुझे बताएं कौन सा ग्रैंड डायलॉग करने का तरीका है। कल रात को मेहर बुखारी के प्रोग्राम में बैठकर इनका वो जो कातिल वज़ीर दाखिला है वो ये कहता है कि जी मैं इमरान खान को अरेस्ट कर लूंगा। ये नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, ये किसको आकर बेवकूफ बना रहे? वो वजीर दाखिला पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रियासती दहशतगर्दी करते हैं और यहाँ पर ये फिर आकर हमसे नेशनल डायलॉग की बात करते हैं। कल जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही हूँ उसका आप हाल देख लें, फिर ये आकर हमें क्या सुनाते हैं। अभी कल की खबर है 200 ऑफिशियल
नाई, माली, चौकीदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, इनका जो वज़ीर अमूर है वो 200 लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं हज के ऊपर, ऑफिशियल हज के ऊपर। ये लूट मार है जिसके अगेंस्ट हम खड़े हैं, ये चोर और ये डाकू पना है जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। आलिया जी, एक और मेहमान रिजवान रजी साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी उनका भी कमेंट यहाँ पे शामिल करूं। मैं आपकी जानिब दोबारा भी बढ़ूंगी। सर, कैसे देखेंगे जो ग्रैंड डायलॉग की तजवीज पेश की गई है रिजवान साहब? वैसे तो मुझे बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड डायलॉग में सबसे बड़ी रुकावट है। आप क्या कमेंट करेंगे, क्या राय देंगे इस पर? देखिए, अभी तक अगर कोई ग्रैंड डायलॉग होना है और खासतौर पे इकॉनमी के ऊपर जो होना है, तो उसमें तकरीबन सारी पार्टियां तो हुकूमत में हैं, एक पीटीआई ही बाहर है ना। तो अब पीटीआई के अंदर भी जो है वो एक से ज्यादा नुक्ता नजर पाए जाते हैं। एक ग्रुप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है और एक ग्रुप जो है, बल्कि जो बड़ा ग्रुप है, बल्कि अगर कहना चाहिए मेजर ग्रुप, तो वो पार्लियामेंट के बाहर है। और लेकिन अभी तक वो जो है वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और तमाम सहूलियात इंजॉय कर रहे हैं और तमाम पर्क्स एंड अलाउंसेस वसूल कर रहे हैं, और साथ में ही बड़ी तगल्ले के साथ ये कह रहे हैं कि हमने तो रिजाइन कर दिया। अरे भैया, जब रिजाइन कर दिया है तो ये पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है वो मुंह पे मारो, सरकारी खजाने की बचत करो, लेकिन वो वसूल कर रहे हैं। आलिया जी, इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? ये दुरुस्त फरमा रहे हैं रिजवान साहब। एक मिनट। जी 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 रिजवान साहब। हाँ, मतलब वो इसको, इसका मतलब है, मुझे जो सिल्वर लाइनिंग इसमें नजर आती है कि जिस तरह गुज़िश्ता दफा पीटीआई आखिरकार हाउस में आ गई थी, शायद इस दफा भी उनका इरादा है कि हम कुछ देर जो है वो बाहर बैठ के और उसके बाद फिर अंदर आ जाएंगे। तो देखिए, डायलॉग में तो उसने आना है क्योंकि उसने पॉलिटिकल पूरे मंजरनामे का हिस्सा बनना है। वो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे बनती है, ये फिर जाहिर है कि उस वक्त पता चलेगा कि वो क्या चीजें मनवा के, और मतलब कि अगर वो असेंबली तोड़वा के या उससे किसी कम चीज पे राजी होती है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल फिलहाल सिल्वर लाइनिंग ये है कि वो तमाम पर्क्स एंड अलाउंसेस भी वसूल कर रहे हैं और पिछली तरफ वाला वो रेप्लिका भी हो रहा है उनका अमाल का, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव। आलिया जी, ये जो रिजवान रजी साहब बात कर रहे हैं, आपने यकीनन इनकी बात सुनी होगी। वो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि भाई औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। क्या इस पर आप कमेंट करेंगे? देखिए, रिजवान साहब की बात मैंने सुनी है। सबसे पहले तो मैं रिजवान साहब की एक बात पर करेक्शन कर दूं और बड़ी रिस्पेक्टफुली इस चीज पे करेक्शन कर दूं कि पीटीआई के वो रुकन नहीं है। वो ऑन रिकॉर्ड आकर टेलीविजन के ऊपर ये बता चुके हैं, जो लोटे हैं, कि वो पीटीआई से मुनहरिफ हो चुके हैं और उनका बकौल उनके कि हमारी हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी थी, वो अपने हलकों में नहीं निकल सकते थे, तो इसलिए वो पीटीआई छोड़कर सिंध हाउस में जा बैठे थे। तो उनको तो पीटीआई से एसोसिएट किया नहीं जा सकता। जो असली हकीकी पीटीआई है वो पीटीआई इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर होती है। अब मैं जरा ये बता दूं, मैं मतलब उन चीजों पर नहीं आती क्योंकि फिर थोड़ी बात हो जाएगी। मैं जो टॉपिक है मैं उस पर रहती हूँ। आपको इनका मिसाक जमहूरियत याद है? ये जो मिसाक अब बात कर रहे हैं ना, इसका हाल उससे बदतरीन होगा, क्योंकि अगर ये चोर इस मुल्क के साथ मुखलिस होते ना तो मुआहदों की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि बकौल इनके मुआहदे तो कोई हदीस थोड़ी होते हैं, कुरान और हदीस से इनकी पासदारी की जाए। मिसाके जमहूरियत में लोटों के खिलाफ कानून बनाए थे और आज ये हुकूमत खुद लोटों के सर पर खड़ी है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मिसाके जमहूरियत हमें सुनाते रहे ना, जब ये जून में इस पर दस्तखत हुआ था ना, तो एक जो बीबी साहिबा थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तजवीज़ शराकत के लिए मुज़ाकरात करी थी। और लंदन में जो एपीसी हुई थी ना इन सब की, ये जो मुश्तरका पार्टियां आज भी हैं, उससे वो गायब हो गई। दूसरी बात, और 2009-2010 में क्या हुआ था, शहबाज शरीफ जाकर बुर्का पहनकर गेट नंबर 4 के दरवाजे खटखटा रहे थे। ये इनकी असलियतें। ये अगर आज इकट्ठी 14 पार्टियां हैं ना, तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, बुग़्ज़े इमरान में इकट्ठी हैं। और एक इमरान खान है, कल की मैं बार बार उसका क्यों मैं हवाला दूंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसका रीजन यही है कि पूरी पाकिस्तानी कौम का एक मुतालबा है
ये हमारे वोट से नहीं आए। इन्होंने जमहूरियत के ऊपर, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के वोट के मैंडेट पर डाका डाला है। अगर इनको ये पता है कि अवाम ने इतनी पजीराई है तो ये इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाकर जो पार्टी आएगी वो आए और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल निकाले। ठीक है आलिया जी, ठीक है, आपकी बात सुनी। मैं रिजवान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। रिजवान साहब, ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है अगर इस बारे में सोचा जा रहा है कि डायलॉग किया जाए, टेबल टॉक की जाए, चाहे मियाँ बीवी के घर के मसाइल हों, अगर उनमें भी आपस में बातचीत नहीं होगी ना तो रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। डायलॉग इतने इंपॉर्टेंट है, खामोशी नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। यहाँ पर तो फिर मुल्की मामलात हैं, अगर डायलॉग नहीं होगा, बात नहीं होगी, हल कैसे निकलेगा? हाँ बिल्कुल जी, आप दुरुस्त कहा, और ये भी बात होनी चाहिए इस बात के ऊपर। मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा से बड़े एहतराम के साथ उन्होंने कहा कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, तो ये वाकई पीटीआई के नुमाइंदे नहीं है और वो अपनी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके आए हुए हैं और जमहूरियत में ऐसा ही होता है। रात बरतानिया के अंदर वोटिंग हुई है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर और 198 मेंबर जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी के, जो बोरिस जॉनसन की पार्टी के थे, उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है। अब पता नहीं उनके बच्चों के रिश्ते होंगे या नहीं होंगे, वो जब स्कूल जाएंगे तो उनको वो जो बोरिस जॉनसन के उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है या नहीं दिया, मेरा ख्याल है तो थोड़ा सा हमें जमहूरियत जो है, अब वो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है जी बरतानिया के अंदर जहां पे ये सारा कुछ हुआ है। देखिए, हर एक के ऊपर इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है और खास तौर पे किसी को चोर 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 कहे जाना ये बहुत आसान होता है। यहाँ पे 40 अरब रुपए मलक रियाज वाले पकड़े गए हैं, पार्लियामेंट ने, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी हुई है भाई, डॉक्यूमेंट्री ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर पीएमएलएन ने आते ही वो जो कैबिनेट अप्रूवल है वो पब्लिक कर दी है। और इसका मतलब ये है कि चले वहां पे तो आप इंडिविजुअल के ऊपर इल्जाम लगा लेना कि नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगा दें, उसके ऊपर इल्जाम लगा दें। वैसे शहबाज शरीफ तो बुर्का पहन के गया था, यहाँ पे हमारे इमरान खान साहब ने तो बुर्के का तकल्लुफ भी नहीं किया ना, स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि मुझे हुकूमत में दोबारा लेके आए। तो कहने का मतलब ये था कि ये सारी बातें, ये सारी तलखियां जो है ये पीछे करना पड़ेगी और ये डायलॉग बातों से निकलना पड़ेगा। रिजवान साहब, सबसे बड़ी बात ये किसने क्या किया, अब वो जो खुमियाजा है वो मेरे ख्याल से हम भुगत रहे हैं। अब अगर कोई काम करना चाहता है पाकिस्तान के लिए तो मिलकर काम करने दें ना। देखें, अच्छा मेरा आपसे बड़ा शॉर्ट कमेंट चाहिए मुझे कि एक जानिब ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं, ठीक है, 13 जमातों का इत्तेहाद है, दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह साहब है वो इमरान खान को देख रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी हो रही है। अगर ऐसा होता है या अगर इस तरह के डायलॉग्स आते हैं, आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब की जो पोजीशन है पीटीआई मजीद स्ट्रांग होगी? इस पर आपका बड़ा शॉर्ट कमेंट मुझे चाहिए, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है। देखिए, ये कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, ये सियासत हो रही है और पीटीआई के मुकाबले में पीटीआई के लेवल की सियासत पहली मर्तबा हो रही है। पाकिस्तान, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। यो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान के यंगेस्ट माउंटेनियर से। ही इज फुल ऑफ टैलेंट जनाब, स्किलफुल है, टैलेंट रखते हैं, जोश रखते हैं, जज्बा रखते हैं, फख्र पाकिस्तान है। और मेरी शहरों से इससे पहले बहुत बार मुलाकात हो चुकी है और जब जब मुलाकात होती है तो आई फील रियली प्राउड कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो इतनी कम उम्र में इतना पैशनेटली काम करें। और शहरोज का जो जिक्र है वो मैं अपने घर में अपने मियाँ के साथ भी आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके जज्बे का बहुत बार कर चुकी हूँ। सो इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम माई हार्ट, मेरे दिल से ये तारीफ निकल रही है। जनाब, हम आपको बताएं कि ये पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोह पैमा हैं और अभी रिसेंटली ये नेपाल से आए हैं और जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे हमने इनको फौरन घर से पकड़कर अपने शो में बुलाया है कि ताकि वो आपसे मिल सकें, अपनी अचीवमेंट के बारे में, अपने एडवेंचर्स के बारे में आपके साथ सारी स्टोरी शेयर कर सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो भी अब जो यंग टैलेंट है या जो फख्र पाकिस्तान है, शहरोज हो गए या इन जैसे और लोग हो गए, उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ का नाम सिविल अवार्ड के लिए तजवीज़ करने का फैसला किया है। सो जनाब, वेरी गुड। सबसे पहले शहरोज आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप नेपाल से रिसेंटली, जरा बताएं क्या क्या माउंट एवरेस्ट, K2 और क्या क्या सर किया है आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
मैंने दुनिया में जो है वो 8,000 मीटर्स के माउंटेन हैं जो कि असल में 8,000 मीटर से ऊंचे हैं, लाइक एवरेस्ट, K2 और इस तरह के 12 और माउंटेन हैं। तो पाकिस्तान में 5 हैं, नेपाल में 7 हैं और बाकी चाइना के अंदर 2 हैं। मैं दुनिया में 7 चोटियाँ करने में कामयाब हुआ और आई एम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू दैट। वाओ। एंड फ्रॉम पाकिस्तान। यस, ग्रेट। तो सबसे टफेस्ट कौन सा था? K2 फॉर श्योर, नो डाउट। K2, सैवेज माउंटेन, गॉडविन ऑस्टिन, चगोरी, बहुत सारे नामों के साथ, बहुत सारे तरबियत का मालिक भी है, बहुत सारी वो मूड्स भी हैं उसके। तो कभी वो बहुत डेडली होता है, कभी वो बहुत फ्रेंडली होता है। माउंटेन बेसिकली अगर आप तो माउंटेन के साथ हम्बली चलेंगे तो माउंटेन आपका दोस्त है। यही वो पॉइंट है जिसका मैंने अब ये बताया ना अपने इंट्रो में कि मैं जिक्र करती हूँ। आपने बात की नेचर की, बात की कि नेचर के आगे सरेंडर करना बहुत जरूरी है, नेचर के साथ हम्बल होके चलना बहुत जरूरी है, चाहे माउंटेन्स हैं या समंदर है या कुछ भी है। लेकिन कैसे, क्या थॉट क्या है, क्या फील क्या है? आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप बहादुर नहीं हैं। अच्छा। अ ब्रेव क्लाइंबर इज अ डेड क्लाइंबर। तो आपको सबसे पहले तो यू डू कॉन्वर्सेशन? हाँ, फॉर श्योर। कैसे? मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है, तो मैं जिस तरह अब कंचनजंगा पे जब मैंने जब मैं नीचे उतरा तो कंचनजंगा वाज द माउंटेन जो कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है। आज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम दैट, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइम कंचनजंगा। और तो ये 3 रिकॉर्ड्स उस माउंटेन ने मुझे दिए। तो जब मैं बेस कैंप पे खड़ा होकर माउंटेन को देख रहा था ना, और जब मैंने उसको सबमिट नहीं किया था तब मैं उस माउंटेन से बिलोंग करता था, लेकिन जब मैं सबमिट करके नीचे आ गया तब वो माउंटेन मेरे से बिलोंग करता था। तो ये देखें, ये एक रिलेशन है माउंटेन का, लेकिन ये इट्स अ साइकिल कि यू बिलोंग टू द माउंटेन्स, यू सबमिटेड, कम बैक, माउंटेन बिलोंग्स टू यू, अगेन गो देयर, तो यू बिलोंग टू द माउंटेन। जब नेक्स्ट माउंटेन पे जाते हो तो ये सर्कल है, चलता रहता है एक तरह से। अच्छा, बहुत सारे लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं ना, लेकिन ट्रेनिंग नहीं होती या मालूम नहीं होता। सो आप यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली, माशाल्लाह। हाउ डिड इट स्टार्टेड? आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 11। मैंने बहुत कम एक हाइट से स्टार्ट किया। सो ये बचपन से पैशनेट थे या किसी ने, अब्बा ने, किसी ने अम्मा ने, या किसी ने किसी को देखा, किसी को फॉलो किया, या शौक खुद से उसको रियलाइज किया कि नहीं आई वांट टू डू दिस? नहीं, मैं एक दफ़ा 11 साल का था, मैं अपने अब्बा जी के साथ एक ऑफिशियल ट्रिप पे गया था और वहाँ पे मैंने कैंपिंग साइट, फर्स्ट टाइम कैंपिंग वगैरह का बड़ा शौक था, तो वो एक ऑफिस का ट्रिप था तो हम कैंपिंग पर चले गए। तो वहाँ पे कुछ लोगों को जब मैंने देखा कि वो ऊपर एक पीक थी, मकड़ा पीक, शोग्रान वैली के अंदर, उधर जा रहे थे, तो एज अ किड मैंने भी जिद की। एक सवाल था मेरे जहन में कि यार आखिर ऊपर क्या है। अच्छा। और आज वही सवाल मुझे दुनिया की चोटियों पर लेके ये इस सवाल का जवाब मिला? नहीं मिला। So, क्या वो एक क्या ऑरा होता है जिसमें आप होते हो, वो क्या एक ऐसी फील होती है, शेयर। लेकिन नीचे से मैं सवाल लेके चला था कि ऊपर क्या है? जब ऊपर पहुंचा तो वहाँ पे ये सवाल नहीं आया कि इससे आगे क्या है? नहीं, ऊपर मुझे ये सवाल पूछा कि तू क्या है। तो अच्छा, ये जब सारा ये जर्नी हो रही होती है, महीने लग जाते होंगे। हाँ जी। तो ये अब जो स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है, ये बॉन्ड बढ़ा इस पूरी जर्नी में, या पहले कैसा था, या इसमें कोई चेंज आया? क्या रियलाइज होता है जब आप अकेले पहाड़ों पर अपना सफर तय कर रहे होते हो? आई थिंक आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका बहुत मिलता है। जब इंसान की मैं खत्म हो जाती है ना, तो उसको पता लग जाता है कि यार हाँ, मेरे अंदर ये चीजें हैं जो आई हैव टू इम्प्रूव देम। तो आई थिंक सो कि ये एक सेल्फ वॉशिंग प्रोसेस भी है। और दूसरी बात यह है कि इट्स हेल्दी एक्टिविटी। तीसरी बात यह है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। चौथी बात यह है कि आप वो नज़ारा देख रहे हो जो आपके लिए बनाया गया है, जो कैमरे की कोई आंख कैप्चर भी नहीं कर सकती है। आप उस एक फील में, वो पहाड़ की चोटी पर जाकर आप वो मंजर देख रहे हो जो हर इंसान एक तो देख भी नहीं सकता, और जो कोई कैमरा शायद कैप्चर भी नहीं कर सकता, जो कि बनाई भी इंसान के लिए गई है।
अच्छा, तो अब जब आप जाते हो इस तरह से, तो घर में फैमिली माएँ बड़ी ज़रा इमोशनल भी होती हैं और बड़ी दुआएं भी होती हैं माँ बाप की, सो क्या वो वाला एक फील क्या होता है वो वाला? मैं बिल्कुल भी, मतलब मेरी पेरेंट्स स्ट्रांग है, अम्मा स्ट्रांग है, उस वाले से? अब्बा अम्मा स्ट्रांग तो खैर मतलब किसी के माँ बाप स्ट्रांग नहीं होते हैं When it comes to kids, बच्चों पर आता है जब बच्चों की बात आती है तो। लेकिन ये है कि अभी जब मेरा समिट पुश होता है तब वो लोग उठे रहते हैं, रात को मेरा GPS ट्रैकर देख रहे होते हैं और वो सब कुछ कर रहे होते हैं, तो ये है। लेकिन मैं उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। हम 4 भाई हैं तो मैं सबसे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। अकेले रह के ना मुझे फिर ये होता है, मेरी अम्मा अक्सर मुझे कॉल करके कहती है कभी तू भी कॉल कर लिया क्या। तो मैं कहता हूँ वहाँ बाहर होता हूँ ना मैं, तो आपको पता है 100 काम होते हैं, कुछ याद नहीं रहता बंदे को, अपनी जान के लाले पड़े होते हैं। थोड़ा सा अपने ना जरा, अब मैं जानना चाहूंगी कि अपने थोड़ा सा ना एटीट्यूड के बारे में, या रवैये। अक्सर मैं देखे जो लोग बड़ा डिफरेंट काम कर रहे होते हैं ना, बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, जब वो फैमिली में मिलते हैं या दोस्तों के साथ मिलते हैं तो वैसे गपशप करते हैं, यार तुम्हें क्या पता, मतलब तुम्हें क्या पता दुनिया के, मैं तो पहाड़ों की चोटी से हो गई। सो आप इसको कैसे हम्बल रहते हो, कैसे ग्राउंडेड रहते हो? मैं चाहूंगी कि ये वाली जो साइड है इसको भी शेयर करो। देखिए मैं अपनी मतलब आई एम लाइक वाटर, शेपलेस, कलरलेस। जिस शेप में गया उस शेप का वो इख्तियार कर लिया, जिस कंपनी में गया उस कंपनी में वो उसका एक एनवायरनमेंट और सराउंडिंग जो है वो अपना ली। तो घर में बिल्कुल वैसे ही, आपको पता है छोटे भाइयों को तंग करना, और क्योंकि मेरे बहुत छोटे भाई हैं, एक 8 साल छोटा है, 11 साल छोटा है, तो उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करता हूँ घर में। और दोस्तों के साथ मेरे जो स्कूल लाइफ से दोस्त हैं आज भी वही दोस्त हैं, चेंज नहीं हुए। तो कितनी ट्रैवलिंग चल रही होती है, कितना मतलब कि साल में से कितना टाइम घर पे होते हो, कितना टाइम? सर्दियां घर होता हूँ, सर्दियां, विंटर्स जो है वो फैमिली के साथ, बाकी समर्स में जो है वो अभी भी बस निकल ही रहा हूँ मैं। तो क्या फर्दर क्या प्लान्स हैं? बड़ी बड़ी चोटियां तो आपने सर कर दी हैं। देखिए फर्दर, हाँ जी, फर्दर प्लान्स तो बहुत सारे हैं। मतलब आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14, और पाकिस्तान में अभी कोई भी नहीं है जिसने 14 पीक्स की हुई हैं। हालांकि पाकिस्तान में 5 बड़े पहाड़ भी हैं, लेकिन देयर इज नो सपोर्ट, फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट नहीं है। मैं इस मतलब एक एथलीट हूँ, मैं नेशनल एथलीट हूँ पाकिस्तान का, एंड स्टिल आई हैव टू गिव 30,000 लोन टू नेपालीज पीपल। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, तो ये देखे ना कि हमारे लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स डिनाई कर देते हैं कि यार क्रिकेट पे पैसा लगा देंगे। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे वादे करके एंड पे कॉल नहीं उठाते। मैं प्रेसिडेंट से मिला, मैं पता नहीं किस किस से मिला, कामयाब जवान प्रोग्राम, ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन कुछ भी मतलब क्या करते हैं। आर यू हैप्पी विद दिस? जो नाम आपका नॉमिनेट किया गया फॉर सिविल अवार्ड, ये अभी किया गया है ना। लाइक देखें, मैं आई वाज द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू K2, नहीं कुछ भी नहीं था। आई वाज द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ब्रॉड पीक, 12th highest mountain in the world. I'm the youngest in the world to do Everest in K2 within 65 or 64 days. थैंक यू सो मच शेरोज़, आपने टाइम निकाला। लेकिन मैं इसी मैसेज के साथ अपना सेगमेंट यहाँ पे क्लोज करूँगी कि जो हमारे हुकूमती सतह पर अगर कोई भी ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहा है अब तो हमें आई गेस हमारे ऐसे लोगों को प्लीज़ सपोर्ट करना चाहिए। देखें ना, कितने ऐसे लोग हैं जो इतने प्रोफेशनल हैं, इतने डेयरिंग हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको हर लिहाज से सपोर्ट करे। जैसे कि आप वेस्ट में देखते हैं कि उनके स्टार्स होते हैं, उनके हीरोज़ होते हैं, ऐसे लोग इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट देंगे हर खेल को, हर चीज को, हर अपने एथलीट को, तो मेरे ख्याल से कि हम हर फील्ड में ग्रो भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं और अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। यहाँ पर जनाब अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और कभी क्या आपने बचपन में दरख्त पर चढ़कर शहतूत तोड़े हैं? कभी खाए हैं आपने वहाँ से? मेरे ख्याल से ये हमारे बचपन की बातें थी और बड़ा इसका मज़ा भी आता था। और शहतूत जैसा फल गर्मियों में मिलना एक सौगात भी जनाब लगता है, और शरारत भी हो जाती थी, मस्ती भी हो जाती थी, और फल का फल भी मिल जाता था। आजकल के बच्चे इस तरह के ये जो लुत्फ आता है इस तरह की एक्टिविटी से मेरे ख्याल से बड़े महरूम है। बहरहाल शहतूत गर्मियों का फल है, जायकेदार
फल है, बहुत सारे इसके फायदे हैं जिसके बारे में जिक्र आज तक नहीं हुआ और बड़ा ही अंडररेटेड फल इसको तस्वुर किया जाता है। जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार अपने शो में कह चुकी हूँ कि हमारे यहाँ आम, सेब और केला ये मोस्ट रेटेड फल है, इसके अलावा हम किसी की अफादियत पर बात नहीं करते। तो बहरहाल आज हम स्याह रंग के मजेदार जूसी फ्रूट यानी कि शहतूत और उसकी अफादियत, उसके न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। आयशा नासिर माहिर ग़िज़ाइयत इज विद अस, उनसे हम बात करेंगे। आयशा, वेलकम टू द शो। और शहतूत के मौसम में शहतूत जरूर खाने चाहिए। वैसे तो कोई भी सीजन जब चेंज होता है तो डॉक्टर्स और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो मौसमी फल हैं वो सारे के सारे खाने चाहिए। तो क्यों ऐसा है कि हमारे यहाँ लोग सिर्फ सेब, केला और आम ही बेहतरीन फल तस्वुर किया जाता है, बाकी फल इतने अंडररेटेड हो जाते हैं? उनकी ग़िज़ाइयत के बारे में, उनके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसको सेहत के हवाले से क्या फ़ायदे हैं ये हम जानते ही नहीं है। मेरे नाना अबू हमेशा कहा करते थे, अम्मी मेरी हमेशा अभी भी कहती हैं कि जो मौसमी फल होता है ना वो लाजमी तौर पर खाना चाहिए अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन भी अच्छी रहे, आप अच्छा फील करें और ये जो आर्टिफिशियल शुगर है इससे आप बचे रहें। नेचुरल तरीके से अगर आप फलों का मीठा लेंगे, फल लेंगे तो आपको जो शुगर क्रेविंग है वो भी बहुत कम होगी। आयशा, क्या है शहतूत के फायदे, जरा आज बता दें सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम नबीहा, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा जी नबीहा, सबसे पहले तो ये कि आजकल शुगर का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे आपने भी कहा कि शुगर को अगर आपने रिप्लेस करना है तो जो हमारे पास फ्रूट्स हैं वो नेचुरल शुगर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके फवायद ये होते हैं किसी भी फ्रूट की। पहले हम बात कर लेते हैं जो जनरल है फ्रूट्स के बारे में और फिर हम शहतूत की बात करेंगे। तो फ्रूट्स जो हैं वो आपको नेचुरल सोर्स देते हैं शुगर का। आपका ब्लड शुगर कभी भी स्पाइक नहीं करता अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये शुगर के पेशेंट्स के लिए जिनको मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही होती है उनके लिए एक नेचुरल मीठे का सोर्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, हम जब भी कोई चीज खाते हैं या वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ रिएक्शंस पर डे हो रहे होते हैं जिनके नतीजे में जहरीला मवाद बॉडी के अंदर खारिज हो रहा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स उसको सप्रेस करते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अब अगर हम शहतूत की बात करते हैं तो शहतूत हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को डाइजेशन का मसला है वो शहतूत का इस्तेमाल जरूर करें। शहतूत डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फिर ये हमारी लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस की हिस्ट्री रही है उनके लिए शहतूत बहुत अच्छा है। वैसे भी अगर नहीं भी ऐसी कोई हिस्ट्री तो आपकी लिवर हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसने हमारी डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है। लिवर का नेचुरल काम है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, तो ये लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये कैंसर के रिस्क को बचा देता है। कैंसर एक बहुत पेनफुल बीमारी है, खुद भी बहुत पेनफुल है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा पेनफुल है। जो लोग कीमोथेरेपी से गुजरे होते हैं वो जानते हैं कि कैंसर को लेके कितने उनको मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। तो ये कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है क्योंकि ये जो एंटीऑक्सीडेंट कैंसर की वजह बनते हैं ये उनको सप्रेस करता है, हमारी कुव्वत मुदाफियत को बूस्ट करता है। जब कोविड आया था तो हम सब रो रहे थे कि हमें किसी तरह पता चल जाए कि हमने अपनी कुव्वत मुदाफियत कैसे बढ़ानी है। नबीहा, कुव्वत मुदाफियत कभी भी रातों रात नहीं बढ़ती। जब सर पे बीमारी आती है तब हम सोचते हैं कि अब हमने कुव्वत मुदाफियत कैसे बढ़ानी है। आप आज से शुरू करेंगे। ये साल का एक प्रोसेस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी कुव्वत मुदाफियत बिल्ड होती है। रातों रात एक इमारत खड़ी नहीं हो जाती। तो आप आज से फ्रूट का जिसमें शहतूत इस्तेमाल शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कुव्वत मुदाफियत जो है वो बेहतर होगी। बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों के लिए शहतूत जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आयशा, मैं एक चीज मैं आजकल बहुत सुनती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, पोषण में भी खाना पसंद करते हैं। ये 150 ग्राम फल का इस्तेमाल एक दिन में, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन यंगस्टर्स। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फल हम क्या मतलब कि जितनी मर्जी क्वांटिटी में खा लें, फल तो फल है और फल का बहुत ज्यादा फलों का फायदा है, या फिर हमें फल खाते वक्त भी थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, उसके पोषण कंट्रोल का ख्याल रखना चाहिए? इस पर जरूर बात करें।
फल का इस्तेमाल एक हद में रह के करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि आप फल जितना मर्जी खा लें। हम शहतूत की बात कर रहे हैं ऑल्दो, लेकिन आजकल तरबूज आया हुआ, तरबूज को लेके मैंने देखा लोग परात भर भर के तरबूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। शुगर बढ़ जाती है, ऑल्दो नेचुरल शुगर है, मगर आप कोई भी फल जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपकी शुगर बढ़ जाएगी। 150 मैक्सिमम अगर आपने खाना है तो 250 ग्राम्स तक आप फ्रूट का इस्तेमाल पर डे कर सकते हैं। इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो यही नेचुरल शुगर फैट की फॉर्म में स्टोर होने लग जाएगी और आपको साइड इफेक्ट्स और बीमारियों की वजह बन सकती है। हाँ, अगर आपको फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कुछ लोगों को फ्रूट बहुत पसंद होता है, तो आप अपने मील को रिप्लेस कर सकते हैं विद 3 फ्रूट्स, मीडियम साइज 3 फ्रूट्स के साथ आप अपने लंच या डिनर को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका जब दिल कर रहा है आप फ्रिज की तरफ जा रहे हैं और 1-2 फ्रूट उठा के खा रहे हैं, वो फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा देगा। अच्छा आयशा, इसका कोई जूस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, सैलेड में भी यूज कर सकते हैं, या रॉ ले लें, किसी भी फॉर्म में ले लें, और स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं वो भी इसको ले सकते हैं, और कितना ले सकते हैं? जो शहतूत है वो ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा है, तो डायबिटिक लोग बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 75 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक इस्तेमाल करना है। अगर आपने उससे 1-2 घंटे पहले कुछ नहीं खाया हुआ तो आप 150 ग्राम तक लेकर जा सकते हैं। अगर आप सैलेड में इस्तेमाल करें तो 75 ग्राम से हरगिज ज्यादा नहीं लेना, फिर ये शुगर बढ़ा सकता है, क्योंकि सैलेड में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप सैलेड के साथ ले रहे हैं एटलीस्ट कार्ब्स और जगहों से भी आ रहे हैं, तो 75 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना। इसकी बस एक एहतियात है कि इसको अच्छे से वॉश करना है, फिर आप इसको रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड की फॉर्म में इसका जूस आप बना सकते हैं। जूस इसका बहुत अच्छा है, जिन लोगों को लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं या जिन लोगों को होता है कि जूसेस हमें मिल जाएं, वो शहतूत का जूस स्टीविया डाल के, चीनी नहीं डाली, चीनी डालेंगे तो फायदे की वजह नुकसान शुरू हो जाएंगे, स्टीविया डाल के वो इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, ठीक है। आयशा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट बात की जाती है, फलों की तासीर ठंडी या गर्म होने का जो कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगी आप थोड़ी सी क्लैरिटी इस हवाले से कर दें। जिस तरह आम है, कहा जाता है कि आम की तासीर गर्म है, शहतूत के बारे में भी कहा जाता है कि शहतूत की तासीर गर्म है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट के ठंडा गर्म ये वाकई एग्जिस्ट करता है? क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहती है कि नहीं, ठंडा गर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है, हर्बल और कहती है, तिब और कहती है। ठंडा गर्म मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस चीज को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि शहतूत गर्म होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि तिब गलत कहती है, जाहिर है वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। मेडिकल साइंस में जो चीज एग्जिस्ट करती है वो है पोर्शन कंट्रोल। अगर आप एक चीज एक हद में रह के खाओगे वो आपको कभी भी साइड इफेक्ट्स नहीं देगी। जो बात अभी आपने की है कि 150 ग्राम से 200 ग्राम तक अगर आप शहतूत खाएंगे वो आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन अगर आप 1 किलो या 2 किलो शहतूत एक वक्त में खाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं तो आपको साइड इफेक्ट्स देने हैं, क्योंकि इसमें डाइजेस्ट तो होना ही होना है। अब कोई भी चीज डाइजेस्ट होती है तो या तो वो हीट प्रोड्यूस करती है या वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करती है, दोनों चीजें आती हैं। तो ये हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे, पोर्शन के अंदर रह के खाएंगे तो ये कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा आयशा, ये जो 150 ग्राम से लेकर मतलब 70 ग्राम जो डायबिटिक लोग हैं उनके आपने बात किया, और जो नॉर्मल हैं आपकी मेरी एज के, वो 150 से 250 ग्राम फ्रूट ले सकते हैं, जो कि एक 1 बॉल बनता है या 1 से 1.5 बॉल बनता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये एक टाइम पे एक ही फल का इस्तेमाल किया जा सकता है या डिफरेंट फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, एक तो ये कि कभी भी 250 ग्राम या 150 ग्राम फल इकट्ठे नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके खाएं एज अ स्नैक। जब आपको बेवक्त भूख लगी है तो आप 80 ग्राम तक एक फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो कर ले, इकट्ठे सारे फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं करने। अगर करने हैं तो फिर मील से उसको रिप्लेस करना है। जहां तक बात है मिक्स फ्रूट, तो बिल्कुल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप मिक्स फ्रूट का एक बॉल बना के, जैसे अगर आपने फ्रूट ही खाना है स्नैक के तौर पे, आप 80 ग्राम मिक्स फ्रूट मैयर करके खा सकते हैं, जिसमें फिर सारे फ्रूट्स का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हाँ, केला, आम, अंगूर एक 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने पोर्शन हाफ कर देना है। जहाँ आपने 80 ग्राम फ्रूट खाना है वहाँ पे आम, केला और अंगूर को 40 ग्राम से इस्तेमाल करना है, बाकी आप मिक्स फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आयशा, आप हमें बता रही थी शहतूत के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फायदे हैं, और फलों की अफादियत के बारे में। तो फलों का इस्तेमाल अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें करें। हाँ, हम वैसे ज़्यादातर पसंद करते हैं मुरगन ग़िज़ाएँ, हमारे यहाँ के जो खाने भी हैं, पाए, निहारियाँ, मसाला जात, बिरयानियाँ। सो अब ये बीमारियाँ भी अपने साथ लेकर आती हैं। अगर हम अपनी
खानों को पोषण में इस्तेमाल करेंगे, फलों का भी इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख्याल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। बैलेंस मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात है। ये बैलेंस अगर किसी ने मेंटेन कर लिया है तो वो मुझे यकीन है कि वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। तो एतदाल पसंदाना जो रवैया है वो अपनी जिंदगी में अपनाएं, खानों के भी बीच में। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और आपको बताएं कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ताकि हमारा जो फूड है वो क्लीन हो, हेल्दी हो। कि अगर हम क्लीन, हेल्दी, साफ, अच्छा, प्योर खाना खाएंगे तो ही हम एक क्लीन, हेल्दी, प्योर और अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। एक फिगर है, नंबर है एक, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रिपोर्ट्स सामने आई हैं और उसके मुताबिक दुनिया भर में 30 लाख अफराद तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में हर साल खाने और पानी से पैदा होने वाली बीमारी की वजह से हलाक हो जाते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फूड एक्सपर्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि एक अच्छी और महफूज खुराक होती क्या है? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया नबिया, आपने बहुत अहम मौजू को आज सिलेक्ट किया है। तो बात यह है कि महफूज खुराक वही है जो हमें सेहत दे, जो हमें बीमार ना करे, जिसे खाकर हमें एनर्जी मिले। ये ना हो कि वो हम खाएं और उसके बाद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएं। और एक ये साइकिल है दवाइयों की कंपनियों का, फूड वालों का, कि वो उससे खाते हैं, वो दवाइयां लेते हैं, वो और चलता है, हॉस्पिटल चलते हैं, तो हम उस चक्कर में ना आ जाएं। अच्छा, अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ काम हो रहा है, इस पर इकदाम हो रहे हैं, इस पर ये हमारी तरजीहात में सर शामिल भी है कि नहीं है? देखिए, असल जो तरीका है वो तो ये है कि फूड के लिए हमारी फूड अथॉरिटीज काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और हमें बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना इस तरह चाहिए कि इसको हॉस्पिटल के साथ लिंक कर देना चाहिए। हॉस्पिटल के साथ लिंक करेंगे तो हमें पता ये चलेगा कि यहाँ पे एक इलाका कोई लोग आए हैं, मरीज आए हैं, और वो कोई एक तो मरीज नहीं है, वहां पे उस इलाके से कोई ज्यादा मरीज आ गया। उनका डाटा एनालाइज करें, देखें किस इलाके से किस बीमारी के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, वहां पे क्या खराबी हो रही है। उसको फूड अथॉरिटीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के दरमियान एक राब्ता होना चाहिए, इनका डाटा इंटरलिंक्ड होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि किस इलाके में क्या खराबी पाई जा रही है। क्या उसके पानी में तो कोई इशू नहीं है, क्या वहाँ पे कोई मुदर से खुराक तो नहीं बन रही है। मोहसिन साहब, यहाँ पर तो यही सवाल है ना कि ये अभी तक इंटरलिंक्ड क्यों नहीं है? इतना इस पर तवज्जो देने के बावजूद भी अभी तक ऐसा क्यों नहीं है? खेत से लेकर मंडी तक और मंडी से लेकर जो हमारे किचन तक जो खाना हम खा रहे होते हैं वो हमारे लिए कितना सेहतमंद है, ये तो बात सोचने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसको हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तक का जो काम है वो तो पंजाब फूड अथॉरिटी वहां पे जहाँ उन्हें चीजें नजर आती हैं वहां पे उन्हें पकड़ते हैं, उनका कला कुमा करते हैं, लेकिन इसको मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। फिर आप एक और एंगल देखिए कि इस वक्त हमारा, अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जी, यहाँ पे बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सीवरेज का निजाम मौजूद नहीं है। ठीक जी। अच्छा, अब सीवरेज का निजाम अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ऐसा तो नहीं है कि उनके घर में वॉशरूम टॉयलेट्स ही नहीं है, टॉयलेट्स तो हैं। अब उसका जो वो आलूदा पानी है वो कहाँ डिस्पोज ऑफ होता है? वो डिस्पोज ऑफ होता है घर के अंदर, वो घर की बनाते हैं, एक गहरा कुआं खोदते हैं, उसके अंदर वो पानी डंप करते हैं। अब जब उसके अंदर वो पानी डंप करेंगे, वो पानी, आलूदा पानी, क्योंकि गहरे कुएं में होगा, वहां से नीचे रिश्ता हुआ जाएगा, नीचे एक्वाफर को तबाह करेगा। अच्छा, उसके नजदीक ही हम एक डोंकी पंप लगाते हैं, बोर करवाते हैं, और वहां से हम पानी लिफ्ट करते हैं। उसमें वही जो टॉयलेट का सीवरेज वाला आलूदा पानी का जो अज्जा है वो हम सक करके उस पीने वाले पानी में ले आते हैं, और उसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये
ऐसी जगह जहाँ पे देहात है वहाँ पे सीवरेज नहीं है, ठीक, लेकिन अगर लाहौर जैसे बड़े शहर में बहुत सी ऐसी आबादियां हैं जहाँ पे ये आज भी सीवरेज का निजाम मौजूद नहीं है, कराची में नहीं है और बहुत सारे शहरों में नहीं है। हमारे यहाँ पे कसूर में चल जाए, वहाँ पे तो टेनलीज की वजह से नीचे का पानी बड़ा आलूदा हो चुका है। वहाँ के लोगों का क्या बन रहा है? तो अब ये देखिए कि हमें यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मोहसिन साहब, एक ऐसी चीज जो कि हर एक घर की जरूरत है, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, मैं बात कर रही हूँ दूध की। तो दूध के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है या जो हम प्रेफर करते हैं, हम यही प्रेफर करते हैं कि खुला जो दूध है वो आए, क्योंकि वो ही खालिस होता है। लेकिन हम ये उसके साथ भूल जाते हैं कि उस खुले दूध में जो मिलावट डाली जा रही है, जिसमें पानी ऐड किया जा रहा है, वो जब आप पिएंगे तो बॉईल करने से सारे जरासीम तो नहीं मरेंगे ना। तो वो जब हम कंज्यूम करेंगे, बच्चे कंज्यूम करेंगे, बड़ा कोई कंज्यूम करेगा, तो उससे कितना नुकसान होगा सेहत को डायरेक्टली। नबिया, पहली बात तो ये है कि जो शख्स दूध में पानी मिलाता है, अगर वो सिर्फ पानी मिला रहा है तो आप उसे निस्बतन ईमानदार आदमी समझिए। अच्छा, ठीक, क्योंकि अब पानी से बहुत आगे की बात चली गई है जी। अब तो जाली दूध बन रहा है जी, ठीक। अब तो उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जा रहे हैं कि जो दूध, तो वो दूध की तरह की शक्ल जरूर होती है, दूध नहीं होता जी। तो अगर दूध में सिर्फ पानी मिला रहा है तो उससे क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा उसकी दूध की मिकदार ही बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, और उसमें उबालने से काफी हद तक बेहतर भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो दूध ही नहीं है और उसको दूध करके बेचा जा रहा है, या उसमें वेजिटेबल फैट डाली जा रही है, उसमें डेयरी फैट निकाल के जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाली है वो निकाल के उसमें आप बनास्पति की ऐड कर देते हैं, तो वो बच्चों की सेहतें तो तबाह हो रही है। अब इसकी तरफ अगर हम आए तो इसमें जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि हमारे जो किसान हैं उनको हम दूध की सही कीमत नहीं देते हैं। ठीक, दूध की जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे मसले हैं, उनको ओवरऑल कैटर करने की जरूरत है, उनको ओवरऑल देखने की जरूरत है। और हमारी तरजीहात में भी होना चाहिए कि किस किस्म का खाना हम खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को और अपनी आने वाली नस्लों को खिला रहे हैं। इसलिए आप देखें ना कितनी सारी जो बीमारियां हैं हमारे यहाँ वो बढ़ चुकी हैं। सेहतमंद जिंदगी आफ्टर 40 आप देखेंगे कितनी मुश्किल हो चुकी है जवानों।